नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। Sponsored by Exclusive PC World, address CDC Building, सिकंदराबाद। ISL के चेयरमैन, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेक्रेटरी और अन्य जो डिग्नेटरीज हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली ISL कॉलेज के चेयरमैन सलमान सर, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ दो चीज़ों के लिए। पहली चीज़, उन्होंने मुझे यहाँ पर इतने अच्छे कॉलेज में बुलाया और आप जैसे लोगों से, आप जैसे एनर्जेटिक स्टूडेंट्स से बात करने का मौका दिया। दूसरा रीज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, हैदराबादी बिरयानी खाने का मौका मुझे यहाँ आने की वजह से मिला। क्योंकि बहुत बार मैं औरंगाबाद से हूँ, वैसे मैं जालना डिस्ट्रिक्ट से हूँ नेटिवली। अभी मैं मेरी फैमिली के साथ औरंगाबाद में रहता हूँ, जो मराठवाड़ा रीजन का पार्ट है। हैदराबाद और मराठवाड़ा पहले एक ही निज़ाम स्टेट का पार्ट था, तो काफ़ी सारे कल्चरल सिमिलैरिटीज़ आप में और हम में हैं। हम लोगों की लैंग्वेज जो है मेरे पास ही है, लाइक वो लैंग्वेज, वो खाना, वो कल्चर, वो सारी चीज़ें हम में एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप लोगों के सामने बैठकर और कुछ अपनी बातें शेयर करने से खुशी हो रही है। आई डोंट नो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। एक बार पुणे में था, पुणे में पढ़ाई कर रहा था, तो फर्स्ट ईयर का मैंने BA बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया है। तो मैं सर से कहना चाहूँगा कि मैंने जब सर ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और कल मैं यहाँ पर आया, तो मेरे दिल में एक बहुत बड़ा डाउट था, क्योंकि मैंने सर से कहा कि सर मुझे लगता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ एज ए चीफ गेस्ट आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं BA का एक स्टूडेंट हूँ और आपने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। तो फर्स्ट ईयर था मेरा, फर्स्ट ईयर चल रहा था, छुट्टियाँ चल रही थी और मुझे सेकेंड ईयर से IAS बनने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी थी। और उस तैयारी शुरू करने के लिए किताबों की ज़रूरत थी और किताबों के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं पर पुणे में रहकर कोई जॉब कर लूँगा। तो जॉब कर रहा था, एक कोचिंग क्लास था NDA का, उसमें एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा था। वहाँ पर एक बच्चा आया करता था जिसको NDA ज्वाइन करना था, वो कोचिंग में आया करता था। उसके अब्बू उसको लेकर आते थे, उसके अब्बू ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, मेरे अब्बू भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। तो एक तरह का एक कनेक्शन उनसे मुझे लगता था ऑटो रिक्शा ड्राइवर होने की वजह से। तो थोड़ी बहुत बातें उनसे हो जाती थी। एक बार वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अंसार, मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। अगर तुम मेरा हाथ दिखा दो मुझे, तुम्हारा हाथ, तो मैं तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम क्या बनने वाले हो। अब भविष्य जैसी चीज़ पर मेरा कोई बिलीव नहीं है, मैं बिलीव नहीं करता। नसीब नाम की चीज़ पर भी मैं बिलीव नहीं करता। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और मुझे लगा कि चलो वो लोग फ्री में ही देख रहे हैं, तो फ्री में दिखाने में क्या ही अर्ज है, तो फ्री में मैंने दिखा दिया। तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम क्या बनना चाहते हो ये बताओ। तो मैंने कहा मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखकर बताया कि बेटा सॉरी, तुम IAS नहीं बन सकते, तुम स्टेट सर्विस की तैयारी करो, क्लास B का कोई सर्विस तुम्हें शायद मिल जाए। आज वो ये प्रूव हो गया है कि वो गलत है। मैं एक IAS ऑफिसर आज बन चुका हूँ। इससे एक बात साबित होती है कि नसीब नाम की चीज़ मैं जितना मानता हूँ एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे गालिब ने कहा है कि हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अपनी 22 साल की जिंदगी में मैंने इतने दुख और दर्द झेले हैं कि जिस वजह से अगर मुझे यहाँ पर चेयर पर बैठा हुआ देखोगे तो कई लोगों की दिल में एक ख्याल आएगा कि अरे 22 साल की उम्र में IAS ऑफिसर बन गया, इसका तो बहुत अच्छा है, नसीब वाला लड़का है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं अपनी IAS बनने तक का मेरा अगर सफ़र, मेरे पैदा होने से लेकर IAS बनने तक का अगर आप सफ़र देखें तो उसमें आपको एक भी मोमेंट ऐसा नजर नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी का जिसको देखकर आप बोलोगे कि ये कितना नसीब वाला है। मेरा जन्म 1 जून 1994 को हमारे गांव के एक झोपड़पट्टी में हुआ था, जालना डिस्ट्रिक्ट, मराठवाड़ा रीजन, महाराष्ट्र में। हमारे झोपड़पट्टी में मेरा जन्म हुआ था। मेरे अब्बू तब रिक्शा चलाते थे, मेरे अम्मी लोगों के खेतों में जाकर काम करती थी। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। विलेज में, हमारे घर में मैंने हर वो चीज़ देखी थी जो आप हमारे सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस देखें तो वो मैंने मेरे अपने घर में देखा था।
अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वो मैंने खुद फेस किया था। अगर आप गरीबी की बात करें तो मैं एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जो फैमिली होती है, बीपीएल फैमिली, उसको बिलोंग करता था। मेरे अब्बू एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। और अगर आप कहें चाइल्ड मैरिज जो होता है वो मैंने अपने घर में देखा था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चाइल्ड मैरिज हुआ था, हिंट दे रहा हूँ। चाइल्ड मैरिज भी मेरी बहनों का होते हुए मैंने देखा था। चाइल्ड लेबर के तौर पे मैंने खुद, जब मैं 10th की मेरी छुट्टियां चल रही थी, तब एक होटल में मैं एक वेटर का काम किया करता था, तो चाइल्ड लेबर भी मैंने देखा था। डॉरी कस्टम भी अपने घर में देखा था। साहूकारा के थ्रू जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो भी मैंने अपने घर में देखा था। पॉलीगैमी अपने घर में देखी थी। सारी चीज़ें अपने घर में मैंने देखी थी। लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन होते हुए भी जो जिंदगी में जी रहा था, क्योंकि अब जन्म लिया है तो जीना ही पड़ेगा, तो जिस तरह से जिंदगी जी रहा था उस तरह से अगर आप सोचे तो ये जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर एक जो था उजाला जिसे कहेंगे हम, या रोशनी की किरण अगर आप इसे कहें, वो रोशनी की किरण एक ही मेरी ज़िंदगी में थी, और वो रोशनी की जो किरण थी वो मेरी स्कूल थी। क्योंकि मुझे बचपन से ही स्कूल में जाना, पढ़ना बहुत पसंद था। तो मैं जैसे अपने आपको मैंने बताया कि मैं मराठवाड़ा से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है वो मराठी है। तो मराठी मुझे बहुत अच्छे से आती थी। मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। हिंदी अच्छे से बोल पाता हूँ, बांग्ला भी सीख चुका हूँ। मराठी बहुत अच्छा था मेरा स्कूल का। मराठी में हमारा स्कूल था, तो स्कूल में काफ़ी मुझे मज़ा आता था, क्योंकि स्कूल में जिसे होशियार बच्चा माना जाता है स्कूल का, वो मैं हुआ करता था। पढ़ने की आदत थी, तो जो बड़े बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो चुके हैं उनके चरित्र में पढ़ता था, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता था, बायोग्राफीज पढ़ता था। उनके ऊपर किसी ने अगर कोई किताब लिखी है तो वो किताबें पढ़ा करता था, और वो किताबें पढ़कर ऐसा लगता था कि मैं भी इनकी तरह कुछ बड़ा बनूं, बड़ा करूं। फिर स्कूल में जब भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी होती थी, तब स्कूल में प्रोग्राम अरेंज किया जाता था। फिर उसमें मैं मराठी में भाषण दिया करता था, एलोकेशन की कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया करता था, और उसमें मुझे हर बार पहला नंबर मिलता था, जिसकी वजह से मुझे 100-200 रुपये का इनाम भी मिल जाता था। स्कूल के जो टीचर होते थे उनकी शाबाशी मिलती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो घर पे इतना नेगेटिव माहौल होने के बावजूद मुझे स्कूल में जाना पसंद था। इसका रीज़न ये है कि स्कूल में मुझे वो सारी चीज़ें मिलती थी जो मुझे मेरे घर में नहीं मिल पाती थी। स्कूल में मुझे टीचर्स का प्यार मिलता था, कभी कभी दोस्तों का टिफ़िन मिलता था, तो बहुत मज़ा आता था, अच्छा लगता था। मुझे तो ऐसा लगता था कि संडे के दिन भी स्कूल शुरू होना चाहिए। तो मज़ा आता था स्कूल की लाइफ में। लेकिन फिर भी स्कूल का जो टाइम था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि बहुत कम पैसे मेरे पास होते थे। मेरे पास स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं होता था, और हमारी स्कूल काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जो बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में नहीं आएंगे उनको स्कूल में जब सुबह असेंबली होता था तो असेंबली के वक्त सबको सामने बुलाकर उनको मारपीट की जाती थी डिसिप्लिन की वजह से। तो मुझे अमिताभ बच्चन काफ़ी पसंद थे, तो मैं जब भी स्कूल का यूनिफॉर्म सिलाता था तब उनका जो डॉन मूवी का बेल बॉटम स्टाइल का जो पैंट आता था वो सिलाता था, वो काफ़ी फिटिंग का होता था। तो जब हम लोग मौज मस्ती करते थे स्कूल में तो पैंट वगैरह फट जाता था। फिर फटा हुआ पैंट पहनकर तो स्कूल में नहीं जा सकते, इसीलिए कलरफुल कोई पैंट पहनकर जाना पड़ता था। फिर अगर यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो टीचर मारपीट करेंगे, और चूंकि मैं स्कूल का सबसे फेवरेट हुआ करता था तो सबके सामने, और उसमें भी लड़कियों के सामने, मार खाना अच्छा नहीं लगता था। तो मैं क्या करता था, हमारे स्कूल का एक कंपाउंड वॉल हुआ करता था, तो मैं जब भी असेंबली शुरू हो जाता था तो असेंबली शुरू होने से पहले उस कंपाउंड वॉल के पास जाकर बैठ जाता था और छुपके से देखता था कि कब असेंबली खत्म होता है, राष्ट्रगीत खत्म होता है, मारपीट खत्म होती है, और फिर सब लोग अपने अपने क्लासरूम में जाते हैं। सब लोग अपने क्लासरूम में जाने के बाद मैं चुपके से जाकर क्लास में बैठ जाता था। काफ़ी भूख लगती थी स्कूल में, क्योंकि ब्रेकफास्ट नाम की चीज़ हमारे वक्त तो नहीं थी, और अभी मैं देखता हूँ कि मतलब बच्चे हैं तो सुबह उनको ब्रेकफास्ट घर पे दिया जाता है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह क्या क्या होता है, फिर स्कूल में अच्छा खाना मिलता है। तो हमारे टाइम में घर पे ब्रेकफास्ट नाम की चीज़ नहीं थी, चाय पियो और स्कूल जाओ। स्कूल जाने के बाद वहाँ पर हमको मिड डे मील में खिचड़ी मिला करती थी। मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, मेरी ओर देखकर आपको लगेगा कि मुझे नॉनवेज पसंद है, लेकिन यस, मुझे नॉनवेज खाना काफ़ी पसंद है। तो स्कूल में हमको कई बार जो खिचड़ी मिलती थी, जो राइस मिलता था, उसमें कई बार कीड़े निकलते थे, तो पता नहीं चलता था, तब तक हम लोग खा लेते थे, तो उस हिसाब से नॉनवेज भी हम लोग खा लेते थे। लेकिन
स्कूल का जो लाइफ था वो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किए और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी में लड़ पाऊँ। तो स्कूल का लाइफ बहुत पसंद था। कैसे तैसे करके मैंने 10th तक मेरा स्कूलिंग किया और 10th तक का स्कूलिंग करने के बाद 10th का मेरा एग्जामिनेशन हुआ। उसमें उस वक्त हमारे यहाँ पर चीटिंग वगैरह चलता था, तो चीटिंग वगैरह कर मुझे 76% समथिंग मार्क्स आए थे अपने स्कूल में और मैं स्कूल का टॉपर था। 10th होने के बाद मेरे दिमाग में सवाल आया कि अब 10th तो हो चुका है, अब क्या करना है लाइफ में। बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसा सवाल होता है और हमारी सोसाइटी में मेनली ऐसा होता है कि जो लोग 80 से 90% के बीच में मार्क्स लाते हैं वो लोग साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, जो उनसे थोड़े कम लेकर आते हैं 70 तक वो लोग कॉमर्स में जाते हैं और जो उनसे नीचे वाला कचरा होता है जिसको कचरा कहा जाता है इंडियन सोसाइटी में, वो लोग आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं। चूंकि मैं हमारे स्कूल का टॉपर था, मुझे सब लोग ये सजेस्ट कर रहे थे कि तुम साइंस लो, लेकिन मैं बचपन से मैथमेटिकली चैलेंज था। मुझे मैथमेटिक्स पसंद नहीं था, मुझे मैथमेटिक्स आती नहीं थी, साइंस भी मुझे पसंद नहीं था, इतना मुझे पता था। तो बहुत कंफ्यूज था क्या करना चाहिए लाइफ में। एक बात उसके पहले कि आपको बता दूं, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, होशियार था मैं, तो 4th स्टैंडर्ड के बाद हमें 4th स्टैंडर्ड से निकालकर 5th में डालना था, तो उसके लिए टीसी निकालने की जरूरत होती है। तो मेरे अब्बू को किसी ने बताया, मेरे अब्बू रिक्शा चलाते थे, किसी ने बताया कि देखो पढ़ा लिखा कर इसको कौन सी नौकरी लगनी है। बहुत बार हमारे जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी में कई बार हमको ये कहा जाता है कि पढ़ लिख कर तुझे कौन सी नौकरी लगनी है, तो एक काम कर, तो तेरे बच्चे को 4th स्टैंडर्ड तक अच्छा हो गया है, पढ़ना लिखना आता है, उसको स्कूल से निकालो, किसी काम पर लगा दो। मेरे अब्बू बेचारे अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं हमारे पूरी जनरेशन का, अगर डार्विन की थ्योरी को सच माना जाए तो बंदर से लेकर अब तक की जो जनरेशन रही है हमारी, उससे लेकर अब तक का मैं फर्स्ट 10th पास हूँ, फर्स्ट 12th पास हूँ और फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। तो मेरे अब्बू पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको लगा कि चलो सही बोल रहे हैं। वो स्कूल गए हमारे टीचर के पास और कहा कि मुझे इसका टीसी निकालना है, इसका स्कूल से दाखिला निकालना है, इसे किसी काम पे लगा देना है। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, पडुलकर सर उनका नाम है, उनको मैं हमेशा जब भी घर जाता हूँ जाकर मिलता हूँ, अभी काफ़ी एज हो गई है उनकी। तो उन्होंने मेरे अब्बू से कहा कि देखो आपका ये बच्चा बहुत होशियार है, अगर आप इसको मेहनत से पढ़ाएंगे तो ये आपका नाम रोशन कर देगा, आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। अब मेरे अब्बू तो अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ लोगों की खासियत ये होती है कि जब अगर कोई टीचर उनको कोई बात बताता है तो वो बात उनको बहुत उनके दिल को छू जाती है, वो कन्विंस हो जाते हैं। तो मेरे अब्बू कन्विंस हो गए, फिर उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने का डिसीजन लिया। अनफॉर्चुनेटली मेरी 2 सिस्टर्स ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। मेरा छोटा भाई जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था वो भी पढ़ नहीं पाया, 6th स्टैंडर्ड में था तब उसने स्कूल छोड़ दी। बात यह है कि मेरे उस टीचर की वजह से मैं आगे पढ़ पाया। मेरा भाई 6th स्टैंडर्ड में स्कूल छोड़कर मेरे मामा की दुकान थी, हमारी लैंग्वेज में कहूँ तो मामू की दुकान थी, वहाँ पर वो ग्रोसरी शॉप में काम किया करता था और उसको जो भी पैसा मिलता था वो घर भेजा करता था। 10th हुआ, 10th के बाद का डिसीजन था कि अभी आगे लाइफ में क्या करना है। उसी वक्त मेरे टीचर थे, मेरे क्लास टीचर थे, मापारी सर उनका नाम था, वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट सर्विस कमीशन होता है, उसकी एग्जाम देकर एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने थे। तो मुझे भी ऑफिसर बनना था। तो मैं सर के पास गया, छुट्टियाँ चल रही थी, सर के पास गया, मैंने कहा सर आप ऑफिसर बन गए, मैं भी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि ये ऑफिसर कैसे बना जाता है। क्योंकि मुझे लगता था 10th तक मुझे लगता था कि जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है उस कलेक्टर की शायद इलेक्शंस होते होंगे, क्योंकि कलेक्टर होता क्या है, दिखता कैसे है, कुछ पता नहीं था। तो सर को कहा कि सर मुझे ऑफिसर बनना है, तो कैसे बना जाए। तो सर ने कहा देखो एक एग्जाम होता है, उसका प्रीलिम मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, तीनों स्टेज अगर तुम क्लियर करते हो तो तुम ऑफिसर बन सकते हो। तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था। मैंने सर से कहा कि सर लेकिन मैंने सुना है कि इंटरव्यू लेते वक्त वो लोग आपसे पैसा मांगते हैं नौकरी देने के लिए, तो आपसे उन लोगों ने पैसा मांगा था। सर ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब सिचुएशन बदल गई है, आपके मेरिट और हार्डवर्क के ऊपर आपका जो आने वाला रिजल्ट है वो डिपेंड करता है, वो लोग आपसे पैसे नहीं लेते। मैं काफ़ी खुश हुआ क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि अगर इंटरव्यू देने वाले कुछ पैसे ऑफर करते तो उनसे ही मैं पैसे देता खर्चे के लिए, उनको देने की बात दूर थी। तो काफ़ी खुश हुआ मैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए, चूँकि मुझे साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने आर्ट्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया।
मैथ्स काफ़ी वीक था बचपन से मेरा और मुझे मैथ्स के लिए कुछ अच्छे टीचर भी नहीं मिले, इसलिए 11th-12th जालना के हमारे गांव से एक 15 किलोमीटर के दूर के डिस्टेंस पे एक कॉलेज था। उस कॉलेज में मुझे 500 रुपये फीस देकर कॉलेज में एडमिशन मिल गई। 11th-12th काफ़ी अच्छे से रहा मेरे लाइफ में कुछ टारगेट था, कुछ बनना था। आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी बता दूँ, जब मैं 9th में था तब हमें इंदिरा आवास योजना के तहत जो गरीब फैमिलीज होती है उनको सरकार की ओर से घर दिया जाता है, उसके तहत हमको 30,000 रुपये मिले थे घर बनाने के लिए। अब वो बढ़कर 1,20,000 रुपये हो गए अभी। तब 30,000 मिला करते थे, मेरे अब्बू को मिले थे। मेरे अब्बू उसका चेक लेने के लिए पंचायत के ऑफिस में जब गए थे, बीडीओ ऑफिस में, तब वहाँ के ऑफिसर ने मेरे अब्बू से 3,000 रुपये की घूस ली थी और वो मुझे जब मैं 10th में था तब पता चला था। तो जब मुझे पता चला काफ़ी दुख हुआ मुझे, क्योंकि जब मुझे 2 रुपये का पेन लेना पड़ता था, आप इमेजिन कीजिए घर में इतनी गरीबी है, घर में मेरे अब्बू 100-150 रुपये कमा कर लाते थे, उसमें पूरा घर चलता था और उस रिक्शा का मेंटेनेंस भी होता था, घर का भाड़ा होता था। तो 2 रुपये का पेन अगर मुझे लेना हो तो 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं मेरे अब्बू से 2 रुपये कैसे मांगूं, और मेरे अब्बू ने खुशी से 3,000 रुपये उस ऑफिसर को रिश्वत दे दी थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि करप्शन ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और अगर इस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना है तो ज़रूरत है कि जिन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन देखा है उन लोगों ने उस चेयर पर बैठना चाहिए। और उस दिन डिसाइड किया कि मैं उस ऑफिसर से भी बड़ा ऑफिसर बनूंगा। 11th-12th में था, रिक्शा से आया जाया करता था। 20 रुपये मुझे मिलते थे, 10 रुपये चाय और बिस्किट के लिए और 5 रुपये जाने के लिए, 5 रुपये आने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ के रिक्शा वाले काफ़ी अच्छे थे बेचारे, उनको पता था कि मैं भी एक रिक्शा वाले का लड़का हूँ, तो मुझसे कभी पैसे नहीं लेते थे, और ये बात मेरे अब्बू को पता नहीं थी। तो इस 20 रुपये के ऊपर मेरा कॉलेज चल जाता था। आज मैं देखता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत अच्छे गैजेट्स हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हर इंसान को गरीबी में ज़िंदगी बितानी चाहिए, अच्छी बात है। आप लोगों के पास अच्छे मोबाइल्स है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा कॉलेज आपको मिला है, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं जो आपको इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और आपके लिए सपने देख रहे हैं और आप खुद सपने देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेरे लाइफ में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं था। 11th-12th हुआ। 11th करते वक्त हमारे एक टीचर थे, मैंने डिसाइड किया था कि मैं एमपीएससी का एग्जाम देकर, स्टेट सर्विस का एग्जाम देकर स्टेट सर्विस का कोई ऑफिसर बनूंगा। वहां पर हमारे एक टीचर थे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आईएएस ऑफिसर का चयन किया जाता है, आईपीएस ऑफिसर और अदर सर्विसेज का। वो तैयारी कर रहे थे, तब मैंने उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे ऑफिसर बनना है, आप भी तैयारी कर रहे हो, मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि ये एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है। तब उन्होंने मुझे एमपीएससी के बारे में बताया, इनफ्लो उन्होंने मुझे यूपीएससी के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर यूपीएससी पास करते हो तो तुम आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद कुछ सालों में तुम कलेक्टर बन सकते हो, बड़ी पोस्ट मिलेगी। तो मैंने सोचा कि ऐसे भी मुझे सपने देखने हैं। अगर मैं छोटा सपना देखता हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि छोटा सपना देख रहे हो इसलिए 500 रुपये पे करो, बड़ा सपना देख रहे हो इसलिए 1,000 पे करो। सपने देखने पर कोई रोक नहीं थी और सपने देखने चाहिए। तो मैंने सोचा कि ऐसे भी अगर मुझे सपना देखना है तो क्यों ना मैं बड़ा सपना देखूं, और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ आईएएस की तैयारी करूंगा और आईएएस ऑफिसर बनूंगा। 11th-12th मेरा हुआ, उसमें अच्छे सब्जेक्ट्स मैंने लिए, संस्कृत जैसा सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ा था। 12th का रिजल्ट आया, उसमें मुझे 91% मार्क्स मिले थे, हमारे कॉलेज का मैं टॉपर था। और उसके बाद का फिर पूना का सफ़र शुरू हुआ। 12th होने के बाद आईएएस बनना है तो अच्छा माहौल ज़रूरी होता है, अच्छे कॉलेजेस मिलना ज़रूरी होता है, अच्छे फ्रेंड्स मिलना ज़रूरी होता है, अच्छा गाइडेंस चाहिए होता है, और वो मुझे जालना में नहीं मिल सकता था, औरंगाबाद में नहीं मिल सकता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पूना जाऊँगा, जो महाराष्ट्र की एजुकेशन की कैपिटल मानी जाती है, जहाँ पर अच्छे अच्छे कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फर्ग्यूसन कॉलेज जो हमारे देश के टॉप 10 कॉलेजेस में एक है, वो कॉलेज वहाँ पर था। उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुझे जाना था, उस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि वहाँ पर सीखने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी। 2,500 रुपये मेस का खर्चा और 2,500 रुपये रहने का खर्चा, ऐसा 5,000 रुपये पर मंथ खर्चा मुझे आने वाला था। ये काफ़ी ज़रूरी था मेरे लिए कि ये 5,000 रुपये मैं कैसे मैनेज करूँ। जब मेरा 12th का रिजल्ट आया था तो आपको पता होगा कि बड़े बड़े फेलिसिटेशन किए जाते हैं पॉलिटिशियंस के थ्रू, हमारा मतलब फेलिसिटेशन वगैरह प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। तब मेरा भी हुआ था 12th के बाद, और हमारे गाँव के पॉलिटिशियंस, हमारे ब्लॉक के पॉलिटिशियंस, एमएलए वगैरह सब लोग आए थे। और जब उनको पता चला कि मैं पूना जाने वाला हूँ पढ़ने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है, तब उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा, किसी ने कहा मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगा, किसी ने कहा वहाँ जाने के बाद किसी कोचिंग क्लास में मैं तुम्हारे एडमिशन करा दूंगा। ऐसे बहुत सपने लोगों ने दिखाए, लेकिन
जो होता है ना कि बहुत बार जो लोग वादे करते हैं वो वादे ही रह जाते हैं, तो वो वादे ही रहे, किसी ने वो वादे निभाए नहीं। फिर मेरे अब्बू ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम पूना जाओ, मैं रिक्शा चलाकर जो भी मेरी आमदनी होगी उसमें से पैसा सेविंग करके तुम्हें भेज दूंगा। फिर मेरा भाई जो मामा के यहाँ पर काम कर रहा था उसने कहा भैया आप टेंशन मत लो, मुझे 4-5 हज़ार रुपये महीने का मिल जाता है, वो सारा पैसा मैं आपको भेज दूंगा। इन दोनों की बदौलत मैंने पूना में जाने का डिसीजन लिया। पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज में मुझे एडमिशन मिली और कॉलेज का पहला दिन शुरू हुआ। बीए कर रहा था मैं इंग्लिश मीडियम से। मैं आपको बता दूं 12th तक का मेरा पढ़ाई मैंने मराठी मीडियम से किया था, वर्नाक्युलर मीडियम से किया था, और उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम लेने का डिसाइड किया। फर्स्ट दिन था कॉलेज का। कॉलेज काफ़ी, आप जो मूवीज़ में कॉलेज देखते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर है कॉलेज का। 1884 में वो कॉलेज बनाया गया है, तो काफ़ी हिस्टोरिकल कॉलेज है, काफ़ी फेमस है, फॉरेन से वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे कॉलेज में मैं गया। जब मैं पूना गया आपको बता दूं मेरे पास सिर्फ 2 शर्ट्स थे, टी शर्ट्स थे, एक पर्पल कलर का और एक रेड कलर का, ये 2 ही शर्ट्स थे। 2 जीन्स की सिंपल सी पैंट्स थी और एक थैली थी और एक स्लीपर थी। इतना ही लेकर पूना में गया था। कॉलेज का पहला दिन था। वॉक करके जाना था 1 किलोमीटर कॉलेज में, क्योंकि ऑटो के पैसे नहीं दे सकता था, तो वॉक करके जा रहा था। बारिश का टाइम था, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब आप स्लीपर पहनकर बारिश में कीचड़ में चल रहे हो तो आपकी पैंट के ऊपर पीछे से साइड से कितनी अच्छी सी डिज़ाइन निकलती है उस कीचड़ की। तो वो कीचड़ की डिज़ाइन लेकर मैंने कॉलेज में एंट्री की। काफ़ी सहमा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर अच्छी गाड़ियों से आने वाले स्टूडेंट थे, अच्छे कपड़े जिनके पास थे वो स्टूडेंट थे, जिनके पास अच्छे मोबाइल है वो स्टूडेंट्स थे, जो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते थे वो स्टूडेंट्स थे। और उनमें मेरे पास ना तो ढंग के कपड़े थे, ना कोई मेरे पास किताबें थी, ना ही मेरे पास कोई अच्छे गैजेट्स थे, और ना ही मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाता था। कॉलेज का पहला दिन शुरू हुआ। मैं जाकर कोने में बैठा हुआ था, और जैसे आपको बताया कि पहले दिन सबसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि भाई बताओ आप कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हैं। तो हमारे क्लास में 300-350 बच्चे थे। उनमें से सब लोग, ऑलमोस्ट लोगों ने जो जवाब दिए थे उनको क्या बनना है, तो सब कह रहे थे कि मुझे IAS बनना है, IAS बनना है। तो इन सबको देखकर मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि ये लोग तो मुझसे इतने आगे हैं, मैं तो इतना बैकवर्ड रीजन से आता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इन लोगों के पास तो सब कुछ है। ये लोग अगर IAS बनना चाहते हैं तो इनमें मैं क्या टिक पाऊंगा? तो जब तक मेरा नंबर आ रहा था तब तक मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं इनको बताऊंगा कि मैं सिंपल सा कोई प्यून वगैरह का कोई नौकरी कर लूंगा, ऐसा बताऊंगा उनको। लेकिन जब तक मेरा नंबर आया, पता नहीं कहाँ से मैं खड़ा हुआ, और खड़ा होकर जब मुझे पूछा कि बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ख्याल आया, और मैंने कहा कि सर मैं भी IAS बनना चाहता हूँ। सिचुएशन ये है कि मेरी बैचमेट्स में से, उन लोगों में से मैं अकेला IAS बन पाया हूँ। कॉलेज में अच्छे दोस्त मिले। सेकेंड ईयर में मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद सेकेंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक 2 साल मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की। इन 2 सालों में मैंने अपने आप को बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई से, अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होने दिया। बहुत पढ़ाई मैंने की, आपको बता दूं 10 घंटे से लेकर 12 घंटे तक, कभी कभी 14 घंटे तक मैं पढ़ाई करता था। और इस पढ़ाई के वक्त भी मैं आपको बता दूं कि काफ़ी तकलीफ़ें आती थी, बहुत तकलीफ़ें आती थी। किताबें लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैंने आपको बताया कि मैं जॉब किया करता था। 12,000 रुपये मुझे 2 महीने में पूरा सैलरी मिला था। उसमें से 10,000 रुपये की मैंने किताबें खरीदी थी अपनी पढ़ाई के लिए। तो ऐसे ही स्ट्रगल करते करते पढ़ रहा था पूना में। फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, जिन दोस्तों ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे पास किताबें नहीं होती थी तो उनकी किताबें वो मुझे पढ़ने के लिए दे देते थे। मेरे पास अगर किताब नहीं है तो उनकी किताबों की जेरोक्स में कर लेता था, क्योंकि जेरोक्स काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। तो इस तरह से पढ़ाई चल रही थी। 10-10, 12-12 घंटे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। फिर जून 2015 में मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, मेरा ग्रेजुएशन हुआ फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन से। फर्ग्यूसन कॉलेज पॉलिटिकल साइंस मेरा स्पेशलाइजेशन था उस सब्जेक्ट में। और उसके बाद अगस्त 2016 में मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया। आपको स्ट्रक्चर बता दूं इस एग्जामिनेशन का। ऑल इंडिया के लेवल पर ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें हर साल लगभग 1000 से लेकर 1100 वैकेंसीज होती है। ये एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करने वाले लोग लगभग 7 से 8 लाख हैं, और हर साल 5-5.5 लाख लोग ये एग्जामिनेशन देते हैं। इन 5-5.5 लाख लोगों में से सिर्फ 1000-1100 सेलेक्ट होते हैं, और उनमें से भी टॉप 180, 200
और 150 का जो भी वैकेंसी होगा उनमें जो होते हैं वो लोग IAS बनते हैं। तो उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था अगस्त 2016 में, और आप मान लीजिए मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ है जून में। उसके 2 महीने के बाद ही मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया। वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट सितंबर में आया। मैं वो एग्जाम क्लियर कर चुका था। 5 लाख लोगों में से 15,000 लोग चुने गए थे, उन 15,000 लोगों में मैं था, बाकी के लोग नहीं करता। उसके बाद उन 15,000 लोगों का मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला था। मेंस जो रिटन फॉर्मेट में होता है, जिसमें हमें लिखना होता है, बहुत ज़्यादा लिखना होता है, 7 से 9 पेपर होते हैं और काफ़ी टफ होता है क्योंकि दिन में आपको 6 घंटे लिखना पड़ता है। मुझे पता नहीं आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो आपको कितना टाइम लिखना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर हमको 6 घंटे लिखना पड़ता था एक दिन में। ऐसे 5 दिन का हमारा एग्जामिनेशन हुआ करता था। वो एग्जामिनेशन मुंबई में था। मुंबई में जाकर मैंने वो मेंस दिया। 15,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, उनमें से 3,000 लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने वाले थे। इन बिटवीन मैं देकर आया, फरवरी का महीना चल रहा था और उसमें मेरी जो बड़ी बहन है, उस बड़ी बहन के जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई। मेरी उस बड़ी बहन को 2 बच्चे थे, एक 8 साल का और अभी जो 3 साल का है। तो काफ़ी डिप्रेस हो गए थे हम लोग, क्योंकि हमारे घर में हमें पालने वाला कोई नहीं था। मेरे अब्बू ही सब कुछ कर रहे थे। उनका जो पैसा था वो सारा पैसा मेरी एजुकेशन के ऊपर खर्च हो रहा था। मेरी बहन जिसकी उम्र 28 साल है, 28 साल की उम्र में वो विडो हो चुकी थी। जिस वक्त में लड़कियों की शादी भी नहीं होती तब वो एक विधवा हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे। तो बहुत बड़ा ये हमारे ऊपर क्या कहेंगे आप, कहर था। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये सेकेंड स्टेज इस एग्जाम का मेंस अगर क्लियर नहीं कर पाया तो मुझे फिर से एक बार प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। 1 साल फिर से मुझे पुणे में रहना पड़ेगा, और जो मुझे अफोर्डेबल नहीं था। फेल्योर मुझे अफोर्डेबल नहीं था। तो काफ़ी घबराया हुआ था मैं। और 19 फरवरी का दिन आया, 19 फरवरी 2016, सॉरी, मैंने आपको कहा कि मेरा प्रीलिम हुआ था जून 2015 में। जून में मेरा प्रीलिम हुआ था, अगस्त 2015 में मेरा प्रीलिम हुआ था। उसके बाद उसका रिजल्ट आया था सितंबर में, दिसंबर में मेंस हुआ था। फरवरी में 10 फरवरी को हमारे जीजाजी एक्सपायर हुए थे, और उसके 9 दिन के बाद 19 फरवरी को शाम को लगभग 6-7 बजे मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया, और मुझे पता था कि ये फ़ोन आया है, इसका मतलब रिजल्ट आया है। हार्ट बीट्स काफ़ी बढ़ चुकी थी। फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम पास हो चुके हो। ये बहुत बड़ी राहत थी मेरे लिए। 15,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। उन 15,000 लोगों में से सिर्फ 3,000 लोगों को सेलेक्ट किया था। 12,000 लोग उस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और आपको बता दूं, ये एग्जामिनेशन मैंने मराठी मीडियम में दिया था। मराठी मीडियम से मैंने लिख कर दिया था। 60% मेरी जो पढ़ाई थी वो मैंने इंग्लिश से की थी, लेकिन आंसर्स जो मैंने लिखे थे वो मैंने मराठी में लिखे थे। तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा अंग्रेजी में पढ़ना, फिर उसको समझ कर ट्रांसलेट कर मराठी में लिखना। तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिसमें से लगभग 1100 लोगों को फाइनली सेलेक्ट किया जाने वाले था। दिल्ली में इंटरव्यू होने वाला था। 40 दिन में दिल्ली चला गया। वहाँ पर मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैंने किया, मॉक इंटरव्यूज दिए, खुद को ग्रूम किया। और उसके बाद 7 अप्रैल 2016 मेरा इंटरव्यू का दिन था। उस इंटरव्यू के दिन में लाइफ में पहली बार सूट बूट पहन कर गया, जो मुझे पसंद नहीं है। वो कर मैं वहाँ पर गया, क्योंकि पहनना पड़ता है इंटरव्यू में। वो पहनकर मैं उस इंटरव्यू में गया। वहाँ पर बाहर काफ़ी सिक्योरिटी थी, बड़े बड़े ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी के जवान जो गन लिए खड़े थे। वहाँ पर CCTV कैमरास लगे हुए थे हर जगह। और मैं काफ़ी घबराया हुआ था, क्योंकि मैं 21 साल का ही हूँ। आपको 21 साल का था तब। आपको बता दूँ कि अगर ये एग्जामिनेशन आपको देनी है तो 2 क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी है। एक तो आपका डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी है, और सेकेंड आपका एज मिनिमम 21 होना ज़रूरी है। मिनिमम तो मेरा मिनिमम ही था, 21 था मेरा एज। और वहाँ पर मैं काफ़ी छोटा लग रहा था। आपको बता दूं कि रिजल्ट के बाद मैंने 5-6 kg वेट गेन किया है। तो आप इमेजिन कीजिए कि 5-6 kg अगर आप उसमें से हटा दे तो मैं कैसा लग रहा होगा तब। तो वहाँ पर मैं गया, काफ़ी यंग लग रहा था, काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि बहुत लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू मेरा शुरू होने वाला था। इंटरव्यू के दिन मैं वहाँ पर गया, मुझे बुलाया गया इंटरव्यू देने के लिए। मैंने इंटरव्यू हॉल में एंट्री की। आपको बता दूं कि इंटरव्यू लेने वाला जो पैनल होता है, उस पैनल में मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सीनियर IAS ऑफिसर्स होते हैं। तो काफ़ी डरावना माहौल होता है हमारे लिए, क्योंकि उनके सामने जाकर बैठकर बोलना होता है। तो डिफिकल्ट था मेरे लिए उनके सामने जाकर बैठना। मैंने एंट्री की। एंट्री करने के बाद मुझसे पहला सवाल पूछा गया, अंसार आपकी एज क्या है ये बताओ, क्या आप 22 साल के हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं 21 साल का हूँ। इस सवाल का जवाब
सुनकर वो लोग काफ़ी हैरान रहे, क्योंकि 21 साल की उम्र में लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा शर्ट पहनना है और पैंट पहननी है, और मैं वहाँ जाकर बैठा हुआ था। तो काफ़ी हैरान थे वो लोग मुझे देखकर। फिर मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ, आगे बढ़ा। कुछ सवाल आपको मेरे इंटरव्यू के मैं बता दूं। उसमें से एक सवाल ये था कि अंसार, हम देखा जाता है हमें कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के हैं, वो कई बार मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के हमें दिखाई दे रहा है कि ये IAS ज्वाइन करते हमें नज़र आ रहे हैं, या उनका रेडिकलाइजेशन हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है मुस्लिम यूथ के साथ ऐसा हो रहा है? मैंने उसके अलग अलग रीजंस दिए। फिर उन्होंने मुझसे वहाबिज़म के ऊपर पूछा कि वहाबिज़म क्या होता है बताओ। फिर मैंने वहाबिज़म के ऊपर उन्हें बताया। फिर उसमें मैंने शिया सुन्नी का जिक्र किया, तो उनको लगा कि मैं सुन्नी किसी आइडियोलॉजी की मैं क्रिटिसिज्म अगर उसका कर रहा हूँ तो शायद मैं शिया मुस्लिम हूँ, ऐसा शायद उनको लगा हो। और इसलिए उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि अंसार, आप शिया मुस्लिम हो या सुन्नी मुस्लिम हो? ये सवाल सुनने के बाद 1 सेकेंड का भी वेट ना करते हुए मैंने उनको इमीडिएटली आंसर दिया कि सर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, शिया सुन्नी चीज़ों को। आप इमेजिन कर सकते हो इंटरव्यू का दिन, जो इतना अहम दिन होता है हमारी लाइफ का, 275 मार्क्स होते हैं और उसमें से एक एक मार्क को बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। उस माहौल में मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ, मुझसे बहुत सिंपल सवाल किया गया है और उसका मैं ऐसा जवाब दे रहा हूँ, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो लोग कितने खुश होंगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अंसार, ये बताओ, इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है लाइफ में भी ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि अंसार, ये बताओ, 10th में तुम्हारे बहुत कम मार्क्स आए थे और 12th में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे, तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो मैंने उनको अलग अलग रीजंस दिए, बताया कि 10th में मैथ साइंस था, पसंद नहीं था तो पढ़ाई नहीं होती थी, लाइफ में कोई गोल नहीं था, कुछ टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते थे, तो इस वजह से कम नंबर आए। वेराज 11th 12th में सब्जेक्ट स्कोरिंग थे, टीचर अच्छे थे, जो पसंद था वो मैं कर रहा था, इसीलिए अच्छा नंबर आया। और उसमें मैंने कहा कि सर मुझे संस्कृत में 100 out of 100 नंबर मेरे 12th में आए थे। तो ये जवाब सुनकर वो काफ़ी हैरान हुए। फिर उन्होंने कहा कि अंसार, आपका संस्कृत था? मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा हाँ, मेरा भी संस्कृत था। उन्होंने कहा आपके 100 out of 100 नंबर आए थे? मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा मेरे भी आए थे। उन्होंने कहा कि ये बताओ आपके 100 out of 100 नंबर कैसे आए थे? तब मैंने उनको कहा कि सर मुझे स्कोर करना था, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था और इसलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट लेना जरूरी था, मैंने आंखें बंद कर कर रट्टा मारा था। तो उन्होंने कहा अंसार, मैंने भी रट्टा ही मारा था। तो काफ़ी हंसे वो लोग और ये मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब मैं बाहर निकला तो आपको लिटरली बता दूं कि मुझे पता था कि अब मेरी जीत हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी था, लेकिन मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ था कि मेरा डांस करने को मन कर रहा था, लेकिन आसपास CCTV कैमरास लगे हुए थे इसलिए नहीं किया। वहाँ से निकल कर आया, 10 मई का दिन, रिजल्ट आया 4:30 बजे। मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अंसार कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें एग्जाम पास कर चुके हो, तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 361 आया है और तुम्हें IAS मिल जाएगा। ये सुनते ही मेरे आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने गरीबी देखी है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने मिजरीज देखी है, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने अपने ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी में, बचपन से लेकर आपके एजुकेशन तक, आप में से कितने लोगों ने गरीबी का एहसास आपको है। क्योंकि मैं जिस तरह से आपकी आवाज़ें सुन रहा हूँ उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग यहाँ पर हैं जिनको पता है कि गरीबी क्या होती है। तो वो गरीबी मैंने फेस की थी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो रिजल्ट के दिन मेरे दोस्त ने मुझे जो बताया वो वर्ड्स कितने इम्पोर्टेंट थे। क्योंकि ज़िंदगी भर में जो स्ट्रगल किया था उसको, वो एक स्ट्रगल था वो वहाँ पर ख़त्म हुआ था। जो मेहनत मैंने 3 साल मेहनत की थी, अपना पूरा टाइम डेडिकेट करके जो मैंने मेहनत की थी, उस मेहनत को फल मिला था, मैं पास हो चुका था। और मैंने ये प्रूव किया था कि IAS बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता IAS होने चाहिए, या ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अमीर फैमिली से होने चाहिए, या ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अंग्रेज़ी आपको फ्लुएंटली बोलना चाहिए, या ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हैदराबाद, पुणे, मुंबई या दिल्ली जैसे सिटी से ही आना चाहिए। आप अगर एक विलेज से आते हो, देहात से आते हो, तो भी आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने प्रूव की थी। काफ़ी खुशी हुई, घर वालों के साथ खुशी मनाई। मेरी सिस्टर जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। बहुत खुश हुए हम सब लोग। और मेरा रिजल्ट आने के बाद अभी मुझे वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग मिली है, जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सामने आकर आप लोगों से बात करके। मुझे पता नहीं कितना मैं आप लोगों को, कितनी बातें आप लोगों तक पहुँचा पाया,
लेकिन और 2-3 बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपको जो करना है, जो अचीव करना है, वो आप अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए डेडिकेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंस रखने ज़रूरी होते हैं और हार्ड वर्क करना इम्पॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें अगर मुझे लगता है आप करते हो तो आपका लाइफ का कोई भी फील्ड हो, मैं नहीं कहता कि आप सब लोग IAS की प्रिपरेशन करें, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो लोग भी, सब लोगों के लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। सो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे आपके सामने मेरी बातें रखने का मौका दिया, मेरी बातें आप लोगों ने सुनी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।